Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है ऑन 22 November 2026 as per the official MPPSC notification. If you're someone who's watching any video for the very first time under the channel Pro PCS, this quick information is for you. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इस सीरीज का नाम है प्रज्ञान सीरीज और प्रो पीसीएस चैनल के माध्यम से इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम प्रज्ञान सीरीज है, वी आर कवरिंग कंप्लीट पार्ट बी सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। जो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी है, उसका कंप्लीट पार्ट बी का सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से कवर कर रहे हैं। एंड इसमें अभी तक हमने 23 क्लासेस जो हैं वो हम ले चुके हैं। आपको क्लासेस तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यूट्यूब में प्रोपीसीएस चैनल टाइप करना है। प्रोपीसीएस चैनल का ये होम पेज आपके सामने है। होम पेज पर आके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर दिखेगा। आप जैसे इस पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिख रही होंगी। अभी यूनिट 1 कंप्लीशन के टूवर्ड्स है। यूनिट 1 के बाद यूनिट 5 जो है वो 1 या 2 क्लासेस में कवर हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ स्मॉलर यूनिट, राइट। तो हम करते ये हैं कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं एक टॉपिक की और उसके बाद उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। बट बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ यूनिट वन के जो लास्ट कुछ एक टॉपिक्स हैं, उनमें अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और एफएलटी में हम एक साथ उनके एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। ओके, ये जो आपके क्लासेस हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बाद में आप कई सारे लोगों को ये डाउट आता है कि मैम आपका कोई बैच भी है क्या, या बैच की कितनी फीस देनी है। तो कोई भी अलग से बैच नहीं है। मैं पूरा का पूरा जो पार्ट बी का सिलेबस है बायोलॉजी का, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही पढ़ा रही हूँ अंडर प्रज्ञान सीरीज। तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के एक मेंबर जरूर बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे प्रो पीसीएस का जो आइकन है, उसके बाजू में आपको ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर्स जरूर बन सकते हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को नोट्स की आवश्यकता थी वीडियो सीरीज के साथ साथ, तो बहुत ही मिनिमल रेट पर, जो आपसे ही पूछकर मैंने डिसाइड किया था, हमारे नोट्स भी अवेलेबल है। अभी ये कंप्लीट यूनिट 1 जो नोट्स है वो 100 रुपीज में अवेलेबल है। विद इन 2-3 डेज कंप्लीट आपको 5 यूनिट जो है वो 400 रुपीज में हमारे पास मिल जाएंगी। ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच यूनिट 1 के लिए इतना सपोर्ट और इतना इनॉर्मस प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी, वेरी ग्लैड टू सी कि जो पर्पस, जिस पर्पस से हमने ये नोट्स क्रिएट किए थे, वो पर्पस ये नोट्स फुलफिल कर पा रहे हैं। ओके, अब आपको ये नोट्स परचेज कैसे करने हैं यदि अभी तक आपने नहीं लिया। और एक और रिक्वेस्ट, आप ढेर सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ये नोट्स खरीदे, अभी भी ऐसे बहुत 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 सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना फीडबैक नहीं दिया है। तो प्लीज आप मुझे अपना फीडबैक टेलीग्राम के माध्यम से दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोट्स तो परचेज कर लिए लेकिन बताया नहीं कि उनको नोट्स देखकर कैसा लगा। और मैंने आप सभी को एक पर्सनलाइज मैसेज भी किया हुआ है टेलीग्राम पे, जहां मैंने आपसे पूछा है कि आपको प्लीज आप नोट्स का फीडबैक दीजिए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स पर फीडबैक दीजिए, क्योंकि जो रिमेनिंग यूनिट्स के नोट्स हैं वो टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन है। तो यदि अभी भी आपका कोई एक सजेशन है जो और इनहांस कर सकता है नोट्स की क्वालिटी को, तो वो हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ओके, तो आपको नोट्स परचेज कैसे करने हैं, आपको ये लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक टेलीग्राम पेज पर ले जाएगा। आपको सेंड मैसेज पे क्लिक करना है और टाइप करना है नोट्स यूनिट 1। ओके, विद इन 2-3 डेज आपको कंप्लीट जो 5 यूनिट्स हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज में हम ऑफर कर रहे हैं। 400 रुपीज में कंप्लीट 5 यूनिट्स के नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे नोट्स का सैंपल है, दिस इज जस्ट अ सैंपल पीडीएफ जिसमें 8 पेजेस है। जो यूनिट 1 के नोट्स है उसमें टोटल 113 पेजेस है। ये पूरा जो पार्ट है यूनिट 1 का, वो आपको इस यूनिट सेट में देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो आप सिर्फ अभी यूनिट 1 देखकर समझ सकते हैं कि नोट्स की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद 2-3 दिन में आपको कंप्लीट जो यूनिट्स है वो मिल जाएंगी। ओके, ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जहां पर हम डीएनए और एंजाइम्स को पढ़ेंगे और सेल्यूलर डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। एंड दैट्स इट, यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यूनिट 5 का वीडियो मिलेगा। यूनिट 5 बहुत अगर हम डिस्कशन के बेसिस पे देखें तो यूनिट 5 जो है वो इजीएस्ट यूनिट है इस पूरे सिलेबस की, और वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। ओके,
ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड अ पेन, और जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगे वो आपको नोट करते जानिए यहाँ पर मेरे साथ, ओके। एंड एक और रिक्वेस्ट आप सभी से है, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या जो नोट्स का कंटेंट है वो क्लास के कंटेंट से डिफरेंट है। तो हाँ, डिफरेंट है। उसका कारण ये है कि जो नोट्स है वो आपकी हेल्प करने के लिए अलोंग विद दिस क्लास, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। हम यहाँ पे ये क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल है आपके पास, नोट्स के बाद हम यूट्यूब पर ही एफएलटीज करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट कॉम्बो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट 1 के नोट्स आपने पढ़ लिया और सब कुछ कवर हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। आप प्लीज कंबाइन करके इस रिसोर्स को यूज कीजिए, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा ये आपके लिए, ओके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जेनेटिक मार्कर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट आपके अगर सिलेबस को आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसमें पहले आपको बायोलॉजिकल एविडेंस दिए गए हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस के बाद जेनेटिक मार्कर और माइटोकॉन्ड्रिया एक टॉपिक है, एज ए होल ये टॉपिक नहीं है। तो हमें जेनेटिक मार्कर्स और माइटोकॉन्ड्रिया को कहां तक पढ़ना है, एज पर द एस्पेक्ट ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी यूनिट का ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक मार्कर्स को समझेंगे और जेनेटिक मार्कर्स के बाद फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आएंगे, ओके। सो दिस इज क्लास 24 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी यूनिट 1, एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक मार्कर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में जेनेटिक मार्कर है क्या, ओके। ऑलराइट, तो अगर आप जेनेटिक मार्कर को समझने का प्रयास करें, बहुत सारे लोग इस जेनेटिक मार्कर जो टॉपिक है उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपका, हमने पिछली क्लास में क्रोमोसोम्स पढ़े थे, है ना, क्रोमोसोम्स पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स में जो आपका जो क्रोमोसोम है एक्चुअली वो हेरिडिटी कैरियर है, राइट, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ओके। नाउ अगर जेनेटिक मार्कर के बारे में आप बात करो तो इस क्रोमोसोम पे अगर कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक और साथ साथ में आइडेंटिफिएबल आइडेंटिफिएबल डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, डीएनए सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है तो आप उसको एक जेनेटिक मार्कर कहोगे। यहाँ पे एक और टर्म देखने के लिए मिल रही है, लोकस, उसको भी समझते हैं, ठीक है। लोकस जो है वो एक स्पेसिफिक या आप कहिए फिक्स्ड लोकेशन है आपके किसी जीन की या किसी डीएनए सीक्वेंस की, स्पेसिफिक और फिक्स्ड लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन और डीएनए सीक्वेंस, ओके। अब इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ ताकि ये जो कंफ्यूजन हो सकता है शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप जेनेटिक मार्कर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है यूकैरियोट्स में, राइट। तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट कोई स्पेसिफिक प्रकार का, कोई विशिष्ट प्रकार का या कोई ऐसा डीएनए सीक्वेंस जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज आइडेंटिफिएबल, ओके। किसी विशिष्ट प्रकार का एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाए, ओके। या ऐसा कोई लोकस, लोकस एक्चुअली क्या है, लोकस एक स्पेसिफिक या फिक्स्ड लोकेशन है किसी डीएनए सीक्वेंस की, ठीक है। तो यदि किसी क्रोमोसोम पे ऐसा विशिष्ट प्रकार का एक आइडेंटिफिएबल डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है या ऐसी कोई लोकेशन प्रेजेंट है जहां पे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आपको दिखाई देता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को आप एक जेनेटिक मार्कर कहोगे। आपको समझ में आया? स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल डीएनए सीक्वेंस, अ जीन और अ लोकस, ओके। अगर लोकस की बात करते हैं तो आपको समझ में आया, लोकस क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक फिक्स्ड लोकेशन है किसी स्पेसिफिक जीन की या स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। तो जेनेटिक मार्कर जो है आपके क्रोमोसोम में मौजूद, या तो आप जीन कह सकते हो या तो आप डीएनए सीक्वेंस कह सकते हो, या आप किसी विशेष प्रकार की लोकेशन या लोकस कह सकते हो किसी क्रोमोसोम में जहां से आपको हेरिटेबल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। या फिर
इन जो या आप लोकस की बात कर लो या आप इस डीएनए सीक्वेंस की बात कर लो और इस जीन की बात कर लो, इनके माध्यम से यदि आप मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर हेरिटेबल वेरिएशन आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो वो एक जेनेटिक मार्कर है। आपको समझ में आया? और सिंपल शब्दों में एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जेनेटिक मार्कर आप ऐसे समझ सकते हैं, जेनेटिक मार्कर अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मार्कर को अगर आप समझना चाहें तो जेनेटिक मार्कर आपके क्रोमोसोम में मौजूद वो जीन या लोकस या एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है, सबसे पहले जो स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा, ठीक है, ऑलराइट। और साथ साथ में ये ऐसे वेरिएशन एग्जिबिट करता होगा जिससे आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना आसान हो पाए। ओके, अब ये जो डिफरेंस है वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मेथड से, बायोकेमिकल मेथड से या मॉर्फोलॉजिकल मेथड से आप डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जेनेटिक मार्कर क्या है वो आपको समझ में आया अच्छे से? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन पॉइंट है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस यहाँ पर इस टॉपिक पे दे रही हूँ। तो जेनेटिक मार्कर आपके क्रोमोसोम में मौजूद ऐसा विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस है, या ऐसा विशिष्ट जीन है, या ऐसा विशिष्ट लोकस है जो हेरिटेबल वेरिएशन डिटेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। समझ में आया आपको? तो बेसिकली एक ये रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ये जीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब डीएनए सीक्वेंस में जो ये ए लोकस है, आपके क्रोमोसोम पे अगर ए लोकस मिल रहा है, ए लोकस, लोकस का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो मतलब ये एक्स टाइप का आपका, आप कह सकते हो फिनोटाइप शो करेगा, ठीक है। तो ये ए क्या हो गया? ये एक टाइप का रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक मार्कर एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है आपके जीनोम में जो साइंटिस्ट्स को इनहेरिटेंस ट्रैक करने में मदद करता है, या किसी स्पेसिफिक प्रकार के जीन जो किसी स्पेसिफिक ट्रेट या स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड है, उनको ट्रैक करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ जो जेनेटिक रिलेशनशिप है अक्रॉस द पॉपुलेशन, वो भी स्टडी करने में आपका जो जेनेटिक मार्कर है वो मदद करता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए सीक्वेंस है और डीएनए सीक्वेंस में हमको ये ए लोकस देखना है, तो अगर ए लोकस दिख रहा है तो उससे एसोसिएटेड ट्रेट जो है वो ये देखने के लिए मिलता है। तो पर्सन ए में, पर्सन वाई में भी हमको यही लोकस है अगर, तो ये एक्स ट्रेट देखने के लिए मिल रहा है। पर्सन बी में भी अगर ए लोकस है तो हमको एक्स ट्रेट देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा ना कि जहां जहां पे ये ए लोकस होगा वहां वहां पे आपको ये एक्स ट्रेट देखने के लिए मिलेगा। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया ये, ठीक है। ये ए बी एक्स मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए ये चीज हमें समझ में आ गई कि जेनेटिक मार्कर होता क्या है। जेनेटिक मार्कर जो है एक रेफरेंस पॉइंट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे साइंटिस्ट इजीली इनहेरिटेंस समझ सकते हैं, या कोई जीन अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेट या किसी डिजीज से संबंधित है तो वो भी आप इजीली समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट व्हाट जेनेटिक मार्कर्स आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमने बात की कि जेनेटिक मार्कर एक डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, एक लोकाई हो सकता है, जीन भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जेनेटिक मार्कर इज नॉट नेसेसरीली अ जीन इटसेल्फ। जीन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन ही होगा। आपको समझ में आया? जीन हो सकता है, अभी हमने बात की डीएनए सेगमेंट हो, स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, लोकस हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरीली अ जीन इटसेल्फ, बट a segment of DNA that varies in a recognizable way। ठीक है, देखो कैसे, आप इसको थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको ए जी जी ये सीक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है, डीएनए सेगमेंट ए जी जी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है कि 20 आपको अगर आप पूरा डीएनए सेगमेंट देखो तो 20 बेस पेयर के बाद आपको फिर ये एजीजी सीक्वेंस देखने के लिए मिला, ठीक है। फिर से 20 बेस पेयर्स आए और उसके बाद फिर एजीजी देखने के लिए मिला। तो अगर आपको हर 20 जो बेस पेयर्स है उनके पास ये एजीजी जो सेगमेंट है डीएनए का वो देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे ना कि हाँ, हर 20 बेस पेयर के बाद हमको ये सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एजीजी एक जेनेटिक मार्कर हो सकता है। समझ में आया आपको? ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट अ जेनेटिक मार्कर, इट इज नॉट नेसेसरीली अ जीन इटसेल्फ, बट इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो वेरी करता है बट इन अ रिकॉग्नाइजेबल वे।
ठीक है, ऑलराइट। तो इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन या इंसर्शन, डिलीशन। ये रिपीट नंबर क्या है, अभी हम इस बारे में, रिपीट नंबर का एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, कि हर 20 बेस पेयर के बाद एजीजी जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, राइट। सो ये रिपीट नंबर का एग्जांपल है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ये वेरिएशंस एक्चुअली में है क्या, ये वेरिएशंस जो है वो वेरिएशंस है क्या, तो इन्हीं वेरिएशंस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको समझना है ना, तो उसको आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको समझना है तो आप बस ऐसे समझ लीजिए दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट मैनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, ठीक है। जैसे एक प्रोटीन है, उसको जो अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम है, बस एक आपका जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर कोई एक कैरेक्टर है, उसके अलग अलग फॉर्म आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक ट्रेट है, उसके लिए आपको अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअली वेरिएशन है, बट पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का, मतलब एक ही कैरेक्टर है बट उसके अलग अलग फॉर्म है, राइट। सो मीनिंग दे अकर इन मोर देन वन फॉर्म विद इन अ पॉपुलेशन। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, अगर ब्लड ग्रुप के बारे में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में आप बात करो, ठीक है, तो अलग अलग एंटीजन आपको दिख रहा है, राइट, तो वो भी एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके, मीनिंग दैट दे आर अकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म विद इन अ पॉपुलेशन। ओके, नाउ रिमेंबर दैट जब आप जेनेटिक मार्कर के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना, आपको उसको रिकॉग्नाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसकी जो क्रोमोसोमल पोजीशन है वो आपको नोन होनी चाहिए। हर जगह हम यही कह रहे हैं, रिकॉग्नाइजेबल वे, आइडेंटिफिएबल, राइट, क्योंकि जब आपको क्रोमोसोमल पोजीशन पता होगी, तभी आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर पाओगे। आपको समझ में आया? ओके, सो दैट्स अबाउट जेनेटिक मार्कर्स। अब एक बात समझ लेते हैं कि भाई जेनेटिक मार्कर्स जो हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि ठीक है जेनेटिक मार्कर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिक मार्कर्स जो हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट। सबसे पहली बात तो पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में आपको एक ट्रेट के अलग अलग फॉर्म अगर मिलेंगे तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई, जैसे ब्लड ग्रुप है, आपके पास अलग अलग एंटीजन है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, राइट, किसी का ओ है, किसी का ए है, किसी का बी है, राइट, बट है तो सब ब्लड ग्रुप्स, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म जब आपके जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, अलग अलग फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए ही, तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मार्कर्स में पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। दूसरी बात है हेरिटेबिलिटी। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, ये चीज जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक लिंकेज होना भी आवश्यक है, राइट। तो ये जो भी आप जिस भी जेनेटिक मार्कर की बात करें, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आया हुआ होना चाहिए, ताकि जेनेटिक लिंकेज भी आपको समझ में आ सके, ठीक है। डिटेक्टिबिलिटी, अभी हमने बात की थी कि भाई आपको अगर यूज करना है किसी चीज को एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाने चाहिए, राइट, आपको पता होना चाहिए उसकी लोकेशन क्या है, क्रोमोसोम पे क्या पोजीशन है, सो डिटेक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। देन कोडोमिनेंस, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, कोडोमिनेंस जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मार्कर समझ रहे हैं, उसमें होता यह है कि जो मार्कर है वो हीट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट जो कंडीशंस हैं उनको डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। हीट्रोजाइगस, मुझे आपको हीट्रोजाइगस जाइगस के बारे में अगर आप बात करो और होमोजाइगस कंडीशंस के अगर आप बारे में बात करो, तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होंगी तो आपका जो जेनेटिक मार्कर है उसका जो फंक्शन है वो इफेक्ट करेंगी, ठीक है, ऑलराइट। तो अब जो कोडोमिनेंस है, जो आइडियल मार्कर है, वो हीट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स के बीच में क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए, ओके, ऑलराइट। देन न्यूट्रलिटी, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिनोटाइप को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं, राइट, सो इट शुड नॉट इफेक्ट फिनोटाइप डायरेक्टली, ओके, ऑलराइट। एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि भाई एक जनरेशन में आपको वो लोकेशन देखने के लिए मिल रही है, दूसरे जनरेशन में नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल, ओके। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है।
चलिए, अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मार्कर्स की। ओके तो देखिए, जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, अगर हम उनके क्लासिफिकेशन को समझे, सो दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज प्लीज लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ऑलराइट, तो सबसे पहले द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स में आपको विजिबल चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसे फ्लावर का कलर, फ्लावर का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, राइट, ये सारे ट्रेड्स जो है वो आपको दिखते हैं ना इज क्लियरली आंखों से, राइट, सो दीज आर द विजिबल ट्रेड्स। ओके सो सबसे पहले जो टाइप का जेनेटिक मार्कर होता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, जो विजिबल ट्रेड्स पर बेस्ड होता है, ठीक है, ऐसे ट्रेड्स जो आपको क्लियरली आपके नेकेड आई से दिखते हैं। ओके ऑलराइट, तो ये कौन से मार्कर्स हो गए? मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। लेकिन इनके साथ लिमिटेशन क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए इनका जो प्रिसिशन है वो बहुत कम होता है। ओके ये बहुत प्रिसाइज मार्कर्स नहीं होते। ओके देन द सेकेंड टाइप इज बायोकेमिकल मार्कर्स। ठीक है, बायोकेमिकल मार्कर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स या एंजाइम्स पर बेस्ड होते हैं, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो जो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं वो या तो प्रोटीन्स पर आपके बेस्ड रहते हैं या तो एंजाइम्स पर। ठीक है, ओके जैसे अभी हमने आइसोजाइम्स के बारे में बात की, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात की। आइसोजाइम्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सेम चीज को कैटेलाइज करते हैं, वो आपके बॉडी में सेम रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, बट एंजाइम का जो फॉर्म है वो अलग अलग होता है, तो आप उसको आइसोजाइम कहते हो, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट बायोकेमिकल मार्कर्स, याद रखेंगे हम कि बायोकेमिकल मार्कर्स जो हैं वो प्रोटीन और एंजाइम पर बेसिकली बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो कोई एक एंजाइम है लेकिन अगर आपको उसके मल्टीपल फॉर्म देखने के लिए मिल रहे हैं, वो आइसोजाइम है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम। ठीक है ऑलराइट, तो अमीनो एसिड सीक्वेंस में क्या होगा? अलग अलग होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी ऐसे एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अमीनो जो फंक्शन सेम है, ठीक है, वो कैटेलाइज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कर रहे हैं, बट इनका अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग अलग है, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो कैसा है? वो अलग अलग है, तो फिर आप इसको आइसोजाइम कहोगे। समझ में आया? ओके देखिए, प्रोटीन्स जो है वो भी लॉन्ग, अगर आप देखो तो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट। सो अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसे एंजाइम्स जिनके अलग अलग फॉर्म आपको देखने के लिए मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है, जो सेम केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं वो आपके आइसोजाइम्स हैं। ठीक है ऑलराइट, तो ये आइसोजाइम्स और ब्लड ग्रुप्स की भी हमने डिस्कशन किया था। तो ये जो टाइप ऑफ मार्कर्स हैं जो प्रोटीन और एंजाइम के वेरिएशन पर एक्ट करते हैं उनको आप बायोकेमिकल मार्कर्स कहते हैं, लेकिन इसमें हमको लिमिटेड पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, लिमिटेड वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है। ओके ऑलराइट, इसीलिए हम इसे मॉडरेटली यूज करते हैं। अब मोस्ट रिलायबल पे आते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिक है, इनके बहुत सारे वेरिएशंस आपको विद इन अ पॉपुलेशन देखने के लिए मिलते हैं, और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। क्यों? क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं वो डीएनए सीक्वेंसेस पर बेस्ड होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमने मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स देख लिए, बायोकेमिकल मार्कर्स देख लिए, और मॉलिक्यूलर मार्कर्स, दीज आर ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर मार्कर की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंसेस। ओके तो आपके डीएनए सीक्वेंस में जो वेरिएशंस हैं उनको कौन यूज करते हैं? उनको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर्स के अंडर। ठीक है, तो आपके डीएनए सीक्वेंस में जो वेरिएशन है उन पर बेस्ड जो मार्कर्स होते हैं दे आर मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जिनमें हम आरएफएलपीज, एसटीआर्स, इनके सबके फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी हम इनको पढ़ेंगे भी। इंडेल्स विच इज नथिंग, इंडेल इज इंसर्शन डिलीशन, ओके, देन वीएनटीआर्स, एसएनपीज, इंडेल्स अगेन हमने अभी देखा, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर ऑल मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ठीक है ओके ऑलराइट, दीज आर डिफरेंट टाइप। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो विजिबल ट्रेट्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इनका प्रिसिजन बहुत कम होता है बिकॉज ये एनवायरनमेंट के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बायोकेमिकल मार्कर जो कि प्रोटीन और एंजाइम के वेरिएशन पे बेस्ड होते हैं, आइसो एंजाइम स्पेसिफिकली। ओके एंड ये लिमिटेड पॉलीमॉर्फिज्म, लिमिटेड फॉर्म्स शो करते हैं, इसलिए मॉडरेटली यूज किए जाते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो डीएनए सीक्वेंस के वेरिएशन पर बेस्ड होते हैं, they are highly used genetic markers. Okay
ऑलराइट, ये समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द फंक्शनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए ये तो सिंपल सी बात है, हमको समझ में आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हम जेनेटिक मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं तो जेनेटिक मार्कर्स डेफिनेटली एक पॉपुलेशन में डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज से एसोसिएटेड कोई जीन को आपको डिटेक्ट करने में मदद करेंगे, किसी फिनोटाइप से एसोसिएटेड जीन को डिटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे, राइट। सो अगर हम फंक्शनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, सो नंबर वन इज जीन मैपिंग। ओके, ऑलराइट। तो किसी स्पेसिफिक प्रकार के ट्रेट्स या किसी स्पेसिफिक प्रकार के डिजीज से संबंधित जीन को आइडेंटिफाई करने में आपका जेनेटिक मार्कर हेल्प करेगा, जीन मैपिंग। ओके, इसके अलावा फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं कहूंगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये STR दिख रहा होगा, राइट। STR इज नथिंग बट शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ओके, और अब शॉर्ट टेंडम रिपीट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ओके, ये आपके STRs हैं। अब शॉर्ट टेंडम रिपीट का क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से समझिए। 2 से लगभग 6 बेस पेयर लॉन्ग जो DNA सीक्वेंस होते हैं, शॉर्ट की बात करें हम इसलिए, राइट। सो जो 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग आपके DNA सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग ये सीक्वेंसेस होंगे और ये आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये जो STRs हैं इनको फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में मदद यूज किया जाता है, ठीक है। ये फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, राइट। तो जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं उनसे DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई विक्टिम है, ओके, विक्टिम का जेनेटिक जीन मैपिंग की गई, ठीक है। तो विक्टिम की जीन मैपिंग जब की गई तो एक पर्टिकुलर STR जो है वो बार बार उसके जो आपका DNA सीक्वेंस उसमें रिपीट हो रहा है। तो जो सैंपल आपको मिला उसमें भी अगर सेम टाइप का STR मिलता है तो ये कंफर्म कर देता है कि जो आपको DNA सैंपल मिला है वो विक्टिम का है, ठीक है। या सस्पेक्ट का है तो सस्पेक्ट में भी आपको STRs मिलेंगे और उसी STR को आप सैंपल STR के साथ मैच करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्सन को। इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीजेस, मेडिकल डायग्नोस्टिक कि भाई कौन सा स्पेसिफिक जीन है जो इस पर्टिकुलर डिजीज को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या हम उस जीन में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या अगर वो जीन आपको प्रोजेनी में भी दिख रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि अच्छा ये वाला डिजीज आपको आपकी जनरेशन में भी देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो डिटेक्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीजेस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एंसेस्ट्री और स्पीशीज डाइवर्जेंस कि भाई कहाँ कौन से जनरेशन तक आपको एक स्पेसिफिक टाइप का जीन मिला और उसकी वजह से आपको एक ट्रेड देखने के लिए मिला, उसके बाद वो जीन म्यूटेट हो गया तो फ्यूचर जनरेशन में आपको वो ट्रेड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने में भी मदद करता है एंड एग्रीकल्चरल ब्रीडिंग, जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं उनके लिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किया जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान जो अब आपके हाई यील्डिंग वेराइटीज जो हम बना रहे हैं उसमें भी हम जेनेटिक मार्कर्स का यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द फंक्शनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। दिस इज समथिंग विच इज वेरी, STR तो हमने अभी पढ़ लिया ना। STR में यहाँ पे आपको GATA ये सीक्वेंस दिख रहा है और ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसीलिए इसे फॉरेंसिक DNA प्रोफाइलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पैटर्निटी टेस्टिंग में भी इस्तेमाल। STR अभी हमने पढ़ा, ओके। अब देखते हैं SNP। SNP इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे सिर्फ एक बेस अलग हो जाता है। एक बेस जो है जैसे आपको यहाँ पे ACT दिख रहा है, ठीक है। तो हमें पता है ATGC होता है, राइट, ATGC, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं ये। एक मिनट, ATGC, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको ACT दिख रहा है और यहाँ पे बेस पेयर जो है वो चेंज हो गया। ए आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, तो कहीं पर मान लीजिए आपको AAG दिख रहा है, ठीक है, और कहीं पे AGA, ठीक है। तो हुआ क्या, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो गया, राइट। सो SNPs की अगर हम बात करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक टाइप का जेनेटिक मार्कर है। लेकिन ये SNP जो है वो किस टाइप का जेनेटिक मार्कर है? इट इज मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर, ठीक है, ऑलराइट। इसको SNP भी कहा जाता है। SNP जो है इसको SNP भी कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
तो एक सिंगल जो डीएनए है उसमें अगर आपको सॉरी सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें जब आपको चेंज एक सिंगल बेस में अगर आपको चेंज मिलता है तो उसको आप क्या कहते हैं, एसएनपी। लेकिन ये स्पेसिफिक लोकेशन में होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही आपको वो बेस चेंज दिखाई देगा, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए उसकी जो लोकेशन है वो फिक्स होनी चाहिए, ये आप समझिएगा, ठीक है। तो जब सिंगल बेस चेंज होता है तो उस जहां पर आपका पूरा जो आप डीएनए सीक्वेंस है उसमें आपको एक कहीं पर एक बेस चेंज दिखाई देगा, बट वो लोकेशन जो है वो फिक्स्ड होगी, ओके, स्पेसिफिक लोकेशन होगी जो आपकी डीएनए पे, तो उसको हम कहते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। ये डिजीज रिस्क को डिटेक्ट करने में मदद करता है, और एपीओई जीन एग्जांपल है जिसको अल्जाइमर के लिए यूज किया गया है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। The next is variable number of tandem repeats, VNTR। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम VNTR के बारे में बात करेंगे तो देखिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में क्या हो रहा है, अभी इससे पहले हमने STR देखा, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक है। लेकिन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट रहेगी और ये अपने आप को क्या करती जाएगी, फिक्स्ड सीक्वेंस के बाद रिपीट करती जाएगी, एक पूरी पूरी यूनिट, ऑर्गेनाइज्ड एक यूनिट होगी और ये अपने आप को एक फिक्स लोकेशन के बाद रिपीट करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 10 to 100 बेस पेयर्स होते हैं। 10 टू शॉर्ट टेंडम रिपीट्स में हमने देखा था 2 to 6 देखा था, राइट, एंड इट इज 10 to 100, राइट। तो अगर हम 10 to 100 बेस पेयर के बारे में बात करें तो ये आपका वीएनटीआर में आ जाएगा। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में लगभग 10 to 100 बेस पेयर्स होते हैं, और ये एक के बाद एक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम, रिमेंबर दैट, ओके, ऑलराइट। तो एक आपके पास एक 10-100 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, उसके बाद फिर से वो सीक्वेंस जो है वो आपको, ये सीक्वेंस जहां खत्म होगा आपको फिर से एक बार वो सीक्वेंस दिखाई देगा, वो खत्म होगा उसके बाद फिर से आपको एक वही सीक्वेंस, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस दिखाई देगा, राइट। बट ये इसकी जो लोकेशन है क्रोमोसोम में वो फिक्स होगी, ठीक है। तो रिपीट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे लॉन्गर रिपीट्स होते हैं, और ये जीन मैपिंग और जेनेटिक डाइवर्सिटी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज restriction fragment length polymorphism, again this is also a molecular marker, ठीक है। अब देखिए अगर आप restriction fragment length polymorphism के बारे में बात करते हैं, RFLP के बारे में बात करते हैं, तो होता यह है कि जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस के डिफरेंसेस होते हैं, जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनमें जो डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स के द्वारा जो डिफरेंस पाए जाते हैं उसको यहाँ पर यूज किया जाता है आरएफएलपी में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, उससे डीएनए सीक्वेंस जो है वो कट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसकी जो लेंथ में डिफरेंस है उसको एनालाइज किया जाता है, ओके, ऑलराइट। सो ये भी एक टाइप का मॉलिक्यूलर मार्कर है, इसको म्यूटेशन डिटेक्शन या सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया गया है। देन इंडेल, इंडेल इज स्पेसिफिक बेस पेयर को आप या तो इंसर्ट करते हो या तो डिलीट करते हो, ओके, ऑलराइट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या पॉपुलेशन स्टडी में आपके इंडल्स यूज होते हैं, इंसर्शंस एंड डिलीशंस, ये बहुत कॉमन है, आरएफएलपी भी बहुत कॉमन है, इंडेल भी जो है वो बहुत कॉमन है। तो शॉर्ट ब्लॉक ऑफ डीएनए पेयर सीक्वेंस को जब आप या तो इंसर्ट करते हो या तो डिलीट करते हो, किसी एक सीक्वेंस है तो वो आपका इंसर्शन और डिलीशन होता है, ओके, ऑलराइट। 1 to 40-50 बेस पेयर लॉन्ग्स आपके इंडल्स जो है वो हो सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो जेनेटिक मार्कर्स, ओके, ऑलराइट, molecular genetic markers, right? So that's about the different type of genetic molecular markers जो important थे हमारे लिए, SNPs, STRs, VETR, RFLPs एंड इंडल्स, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए, एंड अगर हम चाहें तो RFLP अपने आप में बहुत वास्ट है, VNTR अपने आप में बहुत वास्ट है, इसकी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो भी हम पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे पढ़ते हैं विथ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज मार्कर टाइप्स। तो एसएनपी अभी हमने पढ़ा, दैट सिंगल बेस चेंज होगा, एसटीआर शॉर्ट रिपीट्स होंगे, अभी हमने पढ़े हैं, VNTR लॉन्गर रिपीट्स होंगे और 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग, RFLPs रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स अभी हमने डिस्कस किया, एंड इंडेल इज इंसर्शन एंड डिलीशन, ओके। अब देखिए SNPs जो है वो डिजीज रिस्क और एंसेस्ट्री को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, STR फॉरेंसिक और पेटर्निटी कंडीशंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है, VNTR जेनेटिक मैपिंग एंड डाइवर्सिटी, RFLPs म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए, इंडेल्स जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट यूज और एप्लीकेशन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्लीज
प्लीज कहीं पर नोट कर लीजिए और इसे याद कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इनके फुल फॉर्म्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं एंड एग्जाम्पल्स को ही यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, so that's about the different type of genetic markers. genetic markers क्या होते हैं, molecular markers को भी हमने समझा, and now we'll talk about mitochondria. Okay, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देख लोगे तो आपको चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, ऑलराइट। अब आपको एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लियरली क्लियरली दिखाई दे रही होगी। ओके, क्रिस्टे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिखाई दे रहा होगा, मैट्रिक्स के अंदर पाए गए ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, राइबोसोम यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एंड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है। ओके, ऑलराइट, विल कम बैक टू दिस। या सो इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वी नो दैट दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, द इनर वन एंड द आउटर वन। ओके, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने आपने अपने बेसिक क्लासेस में भी माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है। उसके बाद जब आपने डेफिनेटली यूजी किया होगा तो भी पढ़ा ही होगा, राइट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम वेरी बेसिक क्लासेस, वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस के थ्रू दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, and that is adenosine triphosphate, and that is why they are called as powerhouse of the cell. Okay, now remember, apart from being the powerhouse, they also regulate cell death, calcium signaling, and they also play roles in aging and diseases. Okay, now यहाँ से एक बात समझ लीजिए that mitochondria is a semi autonomous organelle. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है अलोंग विथ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे इस पे। So mitochondria एक semi autonomous organelle है, it is known as the powerhouse of the cell. Okay, now it is there in the cytoplasm of eukaryotic cell. This is something that you already know. I know my champions are super smart, और ये चीजें हम बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में लोकेटेड रहता है, ठीक है। द नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप ये आपको पहले से ही पता होगा, हम बस रिएट्रेट कर रहे हैं कि हर एक सेल की अपनी अपनी एक एनर्जी डिमांड होती है, राइट। तो जिस सेल की जितनी एनर्जी डिमांड होगी उस सेल में आपको उस अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, राइट। सो द नंबर वेरीज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। मसल सेल्स में एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Okay, now they are always positioned near sites of high ATP requirement, जैसे न्यूरॉन्स का जो साइनैप्स रीजन है यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप स्पर्मेटोजोआ की बात करो, स्पर्म सेल में हमने देखा था, मिड पीस में आपको देखने के लिए मिलते थे, राइट। सो वेरेवर देयर विल बी हाई एटीपी रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए, बिकॉज पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी तो यहीं से जाएगी, राइट। चलिए, now let's talk about the ultra structure of mitochondria, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने देखा यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, अभी हमने डिस्कस भी किया। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें होते हैं ये छोटे छोटे पोरेंस। इससे ये वाला डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन का एनलार्ज्ड व्यू है जहाँ पे आपको पोरेंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन्स है वहां पे आपको मिलते हैं पोरेंस, और ये जो आपके आउटर मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एक्चुअली कंट्रोल करना है what is going inside and what is getting outside, right? So if we talk about outer membrane, it is a smooth boundary of mitochondria. It has sporins, अभी हमने देख लिया, and these sporins they allow the passage of ions and small molecules. जो आपके ions हैं और जो छोटे छोटे molecules हैं उनका जो passage है, the entry and exit of ions in small molecules are regulated by the porins, specifically in the outer membrane.
ओके, ऑलराइट। नाउ जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपसे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम्स आपको कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलेंगे, इन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो फंक्शन बहुत सिंपल है, दैट दे कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो इनिशिएट मेटाबॉलिक इंट्रैक्शंस बिकॉज इट्स द बाउंड्री, सिंपल, राइट। देन वी हैव द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चलिए यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार, वी हैव दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में अगर आप बात करें तो आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो नैरो कंपार्टमेंट है वो एक्चुअली आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर कौन से एंजाइम मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो एंजाइम फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बात करते हो, so it contains enzymes for nucleotide metabolism, very very important, this is VIMP, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं वो हमको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देखने के लिए मिलेंगे एंड इट ऑल्सो स्टोर साइटोक्रोम सी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी की आप अगर बात करते हो तो साइटोक्रोम सी जो है वो एपोप्टोसिस में मदद करता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एपोप्टोसिस क्या होता है भाई, एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसलिए भी हमने बात की थी इससे पहले जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ देखा था प्ले रोल इन एजिंग एंड डिजीज एंड आल्सो रेगुलेट सेल डेथ, ठीक है। तो ये जो साइटोक्रोम सी है, ठीक है, जो आपको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दिखाई देता है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो एपोप्टोसिस आपको दिख रही है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो जो आपकी बॉडी के अनयूज्ड या ओल्ड सेल्स हैं उनकी उनकी जो प्रोग्राम डेथ होती है वो एपोप्टोसिस है, और उसमें साइटोक्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपको साइटोक्रोम सी मिलेगा, ओके। सो इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम सेल डेथ, अभी हमने बात की साइटोक्रोम सी की, ठीक है। चलिए, एंड इसके पास न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं, ये भी हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए आप कि जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, है ना, वो क्रिस्टे है, समझिएगा। और ये क्यों है, क्रिस्टे क्यों है, फोल्डिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि जो टोटल सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज किया जा सके। ये क्वेश्चन इतना बेसिक है कि आपने जब 6, 7, 8, 9 क्लास में ये पढ़ा होगा तब भी आपसे पूछा गया होगा, यूजी में पढ़ा होगा तो भी आपको एमसीक्यूज के पैटर्न में ये मिला होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन, हम एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस देखने के लिए मिल गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं दीज आर द क्रिस्टे, ओके, ऑलराइट। चलिए, so if we talk about the inner membrane and the cristae, so the enfoldings which are there, they are cristae and ये surface area को increase करते हैं, okay। Now remember that if we talk about the inner membrane, it houses ETC complexes 1-4, okay, 1 to 4। If we talk about ETC complexes 1 to 4, ये आपको inner membrane, specifically आप कहेंगे द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 1 to 4 देखने के लिए मिलता है एंड द एटीपी सिंथेज, ओके, ऑलराइट। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम आपको देखने के लिए मिलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। रिमेंबर दैट द इनर मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू मोस्ट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरी VIMP दिस इज, दैट जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इट इज इम्पर्मिएबल टू मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वाया स्पेसिफिक कैरियर्स, okay, all right। Now remember that your inner membrane is the site of oxidative phosphorylation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जितना इंपॉर्टेंट बोलूं उतना ही ये कम है, ये यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इनर मेम्ब्रेन, इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड does help in ATP generation, ओके, ऑलराइट। पावर हाउस में जो पावर हाउस का काम कर रहा है वो आपका इनर मेम्ब्रेन है, ओके।
देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट प्रोड्यूसेस एनएडीएच एफएडीएच2 जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट ऑल्सो हाउसेज द जेनेटिक मशीनरी जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हो। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स, इट हैज द सेंट्रल कंपार्टमेंट विद एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल होगी, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए, वो मैट्रिक्स में है आपके। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए, राइबोसोम्स और टीआरएनएज आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए का इट हाउसेस जेनेटिक मशीनरी, एंड दिस इज साइट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए, इसको आप वन लाइनर की तरह भी लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैट्रिक्स इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट with enzymes for the Krebs cycle। यहाँ पे mtDNA, tRNAs एंड साथ साथ में राइबोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये NADH FADH2 प्रोड्यूस करता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, और साथ में दिस इज द साइट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम। देखिए अभी सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए कहा था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम मिलता है, और फॉरेंसिक साइंस में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, all right. So if we talk about the mitochondrial DNA, it is circular, it is double stranded and very important। इससे इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि I cannot tell you that mitochondrial DNA is maternally inherited। ओके okay? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो मेटरनली इनहेरिटेड होता है, आपकी मदर से आपके पास आता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड मेटरनली इनहेरिटेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टोटल 13 प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो होता इनर मेम्ब्रेन में है, ओके okay? ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए राइबोसोम आपको मैट्रिक्स में मिलता है और ये 13 प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो कि आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, राइबोसोम यहाँ पे 70S टाइप का मिलेगा, बैक्टीरियल राइबोसोम के जैसे। तो अगर हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं उनके लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और साथ साथ में एंडो सिम्बियोटिक ओरिजिन जो हम सेमी ऑटोनॉमस इसको कह रहे हैं वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम जो है वो सपोर्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो कई बार जब आपको न्यूक्लियर डीएनए नहीं मिल पाता सेल में, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल जाता है तो आपके अब एक बात समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने बात की कि न्यूमरस होते हैं सेल में, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेडेड है आपका तो आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से भी फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज मेटरनली इनहेरिटेड, रिमेंबर दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद फंक्शंस। So if we talk about functions of mitochondria, सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन। दिस इज समथिंग वी नो, मैम हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी सिंथेसिस करता है वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और हमको ये भी पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। ओके, ऑलराइट। होता कैसे है वो देख लीजिए यहाँ पे। ETC इन द इनर मेम्ब्रेन, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, इसके बाद एटीपी सिंथेसिस जो है वो एटीपी जनरेट कर देता है। ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है, द प्रोसेस इज क्वाइट वी कैन से इलैबोरेटेड, बट यहाँ पर हम इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करें ताकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आ जाए, ठीक है। तो ETC जो है आपका इनर मेम्ब्रेन में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, देन एटीपी सिंथेस जो है वो एटीपी जनरेट करेगा। ओके, सो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के लिए, ये हमको अच्छे से पता है, ठीक है। सो नंबर 1 इज एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर 2 इज मेटाबॉलिक रोल्स। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है जिसके लिए क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ऑल आर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रोल्स प्ले करता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, जिसे NADH FADH2 बनता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम होम्योस्टैसिस। देखिए हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो
कैल्शियम का लेवल है, आप समझिए, इसको मेंटेन करने में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, बिकॉज इट इज स्टोरिंग इट एंड ऑल्सो रिलीजिंग इट, राइट। तो ये इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्मोन सिक्रेशन में मदद करता है। ओके, देन हीट जनरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हीट जनरेट करता है वाया अनकपलिंग प्रोटीन्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो इन्फेंट्स होते हैं और जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो हीट जनरेशन का काम है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये मेंशन किया है, हीट जनरेशन, राइट। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट एपोप्टोसिस रेगुलेशन। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए साइटोक्रोम सी जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रहता है। ओके, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो जो डैमेज्ड सेल है उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी तो डेफिनेटली टिश्यू हेल्थ मेंटेन रहेगी, राइट। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द जेनेटिक रोल। ओके, अभी हमने बात की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मेटर्नली इनहेरिटेड होता है, राइट। तो एम्प्टी डीएनए जो है वो प्रोटीन के लिए इनकोड करता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके, एंड एटीपी सिंथेस। इसका मेटर्नल इनहेरिटेंस है। अभी हमने बात की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, तो डेफिनेटली आपको अगर आपके पास मदर का डीएनए है ना, तो और आपके पास कोई एक सैंपल मिला, ठीक है, जो आपका सस्पेक्ट है उनकी मदर के डीएनए से, अगर आपके सस्पेक्ट का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो सस्पेक्ट है वो एक्चुअली में वो जो लेडी है जिसका आपने डीएनए टेस्ट किया उसका ही बेटा जो है वो सस्पेक्ट है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट मैटरनल इनहेरिटेंस, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो लीनेज ट्रेस करने में भी मदद करता है। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में म्यूटेशन भी कॉज करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। ओके, सो दीज आर द जेनेटिक रोल। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, बिकॉज हम फोरेंसिक एस्पेक्ट से अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपका मेटर्नली इनहेरिटेड होता है, और इसीलिए आपको लीनेज इजीली क्लियरली पता चल जाएगा, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द फोरेंसिक इम्पोर्टेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू स्टडी दिस, क्योंकि हमारा कोर जो मोटिव है माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने का वो फोरेंसिक इंपॉर्टेंस ही है। ओके, सो अभी हमने बात की कि हर सेल में लगभग थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ज्यादा इजीली आपको हेल्प कर पाएगा अगर आपका जो सैंपल है वो ओल्ड है या डिग्रेडेड है। ओके, ऑलराइट, तो अगर न्यूक्लियर डीएनए नहीं है तो फिर हम क्या रेफर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, नाउ वी नो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मदर टू ऑफस्प्रिंग पास होता है, राइट। तो जितने भी मैटरनल रिलेटिव्स हैं उनके पास आपको आइडेंटिकल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस मिलेगा, और ये हम फोरेंसिक साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर लीनेज ट्रेसिंग इन मिसिंग पर्सन केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड ऑल्सो द डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो ये बहुत सिंपल था, ये हम बहुत बार अभी अभी पढ़ चुके हैं, द मैटरनल इनहेरिटेंस पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ डिग्रेडेड सैंपल एनालिसिस। तो देखिए, जब न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए हेल्प कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अभी हमने बात की कि हर सेल में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें आपको बहुत सारी कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बात करें तो आपका जो हेयर शाफ्ट है, बोन है, टीथ है, या किसी भी प्रकार का एंशियंट डीएनए रिमेन है जहां पर हो सकता है कि आपका जो न्यूक्लियर डीएनए वो डैमेज हो गया हो, ऐसे सैंपल्स में भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर हम हेयर शाफ्ट के बारे में बात करें तो हेयर शाफ्ट में न्यूक्लियाई जो है वो नहीं होता, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर डीएनए एब्सेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो केराटिनाइज्ड हेयर में प्रेजेंट होता है, जिसे आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ओके, इफ वी टॉक अबाउट कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशन, तो बहुत पुराने जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनकी भी आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अनसॉल्व जो केसेस होते हैं, बहुत पुराने पुराने जो केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत पुराने बायोलॉजिकल सैंपल्स अगर रिकॉर्ड्स में होते हैं, वहां पे भी हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की प्रोफाइलिंग का मदद ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट, देन मास डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन में तो डेफिनेटली मदद करता है।
अगर किसी भी प्रकार का डिजास्टर है तो न्यूक्लियर डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है, राइट। बट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो आप उनके मैटरनल रिलेटिव से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मैटरनली इनहेरिटेड है, राइट। और आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स होंगे उन सबके पास आपको वो डीएनए देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन में भी ये बहुत मदद करता है, ठीक है। 9/11 का जो अटैक था उसके इन्वेस्टिगेशन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसको यूज किया गया था। सुनामी आइडेंटिफिकेशन और जो भी वॉर क्राइम केसेस होते हैं वहां पर मास डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी में यूज किया जाता है एंसेस्ट्री और आपका एथनिक ओरिजिन स्टडी करने के लिए। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। बट इट इज नॉट यूनिक टू इंडिविजुअल्स। आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं ना उनके अक्रॉस आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये कॉमन होता है। इट इज शेयर्ड अमॉन्ग द मैटरनल रिलेटिव्स, ये समझिएगा आप, ठीक है। ऑलराइट, तो इसीलिए अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो फिर आप किसको चूज करेंगे, तो फिर आप न्यूक्लियर डीएनए को यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो शेयर्ड है अलोंग अमंग द मैटरनल रिलेटिव्स, राइट। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन में आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए, ऐसे केसेस में जहां पर न्यूक्लियर डीएनए अनअफेक्टेड है, ठीक है, तो फिर आप न्यूक्लियर डीएनए को हमेशा रेफर करेंगे, ओके। ऑलराइट, और साथ में अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आफ्टर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे फिंगरप्रिंटिंग या एसटीआर जो है वो करेंगे, ओके। सो दैट वाज अबाउट इट। लेट अस रिवाइज व्हाट ऑल वी हैव लर्नड सो फार। सो इफ वी टॉक अबाउट द अबंडेंस, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको मल्टीपल कॉपीज पर सेल में मिलेगा, ठीक है। डिग्रेडेड सैंपल्स में भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिलेगा, हेयर शाफ्ट्स में, बोन्स में, टीथ में। तो जब न्यूक्लियर डीएनए नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केटनाइज हेयर में देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने बात की कोल्ड केसेस में, मास डिजास्टर्स में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दिस इज नॉट यूनिक, ओके। ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स क्विकली रिवाइज जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। If we talk about the mitochondria, it is double membrane. It is known as the powerhouse of the cell. ठीक है, एटीपी जनरेशन में मदद करता है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है या किसी भी एनर्जी डिमांडिंग साइट के पास आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं और लिपिड एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हमको साइटोक्रोम सी जो एपोप्टोसिस में मदद करता है, हमने पढ़ लिया है। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जिन्हें आप क्रिस्टे कहते हो, यहाँ पे ईटीसी एटीपी सिंथेज आपको मिलेगा, एटीपी सिंथेसिस की लिए मदद करता है ये। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए राइबोसोम्स आपको जेनेटिक कैरियर्स यहाँ पर मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक सर्कुलर डीएनए होता है, मेटरनली इनहेरिटेड होता है। देन ओवरऑल अगर आप फंक्शन की बात करो तो कैल्शियम एपोप्टोसिस, आरओएस एंड हीट एंड देन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ठीक है। हमने फोरेंसिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एंड एंजाइम्स विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज आई थिंक दैट वी हैव क्रॉस्ड 50 मिनट्स, आई थिंक नियरली 1 hour, राइट। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, और उस क्लास में आपका एंजाइम्स और डीएनए वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंजाइम्स, DNA and cellular decomposition, and that will be the last class of unit 1, and then we'll move to unit 5. Okay, so thank you so much for watching today's video. I hope आपको आज मेरे साथ पढ़ के उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपको पढ़ाने में मजा आया। So thank you so much for being with me, and yes, वो सभी लोग जिन्हें नोट्स लिए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे दे दीजिए एक बार जल्दी से। ये एक मैं वापस से रिएट्रेट कर रही हूँ क्योंकि जो बचे हुए यूनिट्स के नोट्स हैं दे आर टूवर्ड्स फाइनलाइजेशन, तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सभी लोग जिन्होंने अभी यूनिट 1 के नोट्स परचेज नहीं किए, आप एक बार यूनिट 1 के नोट्स परचेज करके देखिए आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके भी सजेशंस जो हैं वो रिमेनिंग यूनिट्स में इनकॉर्पोरेट करने से जो कंटेंट क्वालिटी है वो डेफिनेटली एनहांस होगी, ओके। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वीडियोस, बट आई होप कि जो हर वीडियो है वो इट इज वर्थ द वेट, राइट। तो प्लीज आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक दीजिए, प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आई वॉन्ट योर लाइक्स ओवर द वीडियोज, एंड आपके जो फ्रेंड्स भी तैयारी करें उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, और साथ में हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़िए। जो भी अपडेट्स है वो आपको टाइमली क्लासेस से रिलेटेड मिलती रहेंगी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।